अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक तो मुझे पहले कॉलेज जाना पड़ा अटेंडेंस लगाने के लिए, और दूसरा फिर ये है कि आके मैंने दो कैमरे जो हैं उनको सेटल डाउन करना होता है ताकि एक यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो और दूसरा आपका जूम पे आ जो चले। तो अब इस तरह के हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कि 9 बजने वाले हैं, ठीक है। आपका आधा घंटा तो ज़ाया हो गया आपकी क्लास का। अब इस तरह के GR या CR जो हैं, जब आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हमें नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। आपका लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैं 15 मिनट में आर्टिकल जो है वो ख़त्म कर सकूँगा, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाए तो फिर आप लोगों ने ये करना कि आपने मुझे बता के GR या CR मुझे बता दें और क्विट कर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल मेरा चल रहा होगा तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर जारी रहेगी, ठीक है। वो फिर आप बाद में यूट्यूब से लेक्चर जो है उसको देख लेना, ठीक है जी। बात समझ आ गई है। जब नेक्स्ट लिंक आ जाए तो फिर आपने मुझे बता के क्विट हो जाना। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 39 है और डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 39। आज डेट है हमारे पास 24/12/2020, ठीक है जी। और डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने जो है वो डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सर्कुलर अपर्चर जो है इसको स्टडी करना है। कल हमने जो है वो इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो है उसको कैलकुलेट किया था और उसको हमने डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था। तो डायफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर, ये जो अपर्चर होता है ना, ये इसको हम किसी लेंस का जो डायामीटर होता है, किसी लेंस का जो डायामीटर होता है उसको भी हम अपर्चर का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि कोई सर्कुलर बाउंड्री हो और उस सर्कुलर बाउंड्री के अंदर जो डायामीटर है, ठीक है, उस सर्कुलर बाउंड्री का, वो सर्कुलर बाउंड्री का जो डायामीटर है उसको अपर्चर का हम नाम देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास एबिलिटी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, देखें आपको इस बात का पता है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप उनकी मदद से देख रहे होते हैं उनकी माइनर डिटेल्स को डिस्क्राइब करने की, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि एक पर्सन जो है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और वो रोड के ऊपर जा रहा है, तो सामने से उसको जो है दूर से एक गाड़ी जो है वो दिखाई देती है। अब वो उसको जब वो दूर से देख रहा है उस गाड़ी को, तो उसको गाड़ी की लाइटें दो नहीं नजर आएंगी, उसे गाड़ी की लाइट जो है वो एक नजर आ रही होगी। लेकिन जो जो वो गाड़ी करीब आ जाएगी उसके बाद उसका विजन जो है वो क्लियर होना शुरू होगा और उसको पता लगेगा कि भाई ये गाड़ी की एक लाइट नहीं जल रही थी, ये दो लाइटें जल रही थी। तो अब उसकी जो आई का लेंस है, ठीक है, उसके आई के लेंस ने जो माइनर डिटेल्स थी, ठीक है, उसको दूर से वो क्यों नजर आ रही थी लाइट एक ही, क्योंकि वहां पर डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा था। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से जो इमेज उसको दिखाई दे रहा था आंख की लेंस से, वो उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ही, अब आंख क्या है, आंख एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो ही वो गाड़ी नज़दीक आई तो नज़दीक आने के बाद उसको महसूस हुआ कि इस गाड़ी की एक लाइट नहीं थी जो मुझे दूर से नजर आ रही थी, एक्चुअली दो लाइटें थी।
तो ये होती है माइनर डिटेल्स। अगर उसकी आंख का लेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है, या उसने कोई दूरबीन रखी होती या ऐनक लगाई होती, तो हो सकता है कि दूर से भी उसको गाड़ी की दो लाइटें ही नजर आ जाती। तो ये हम कहते हैं दिस इज द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी आर सीइंग फ्रॉम द फार। ठीक है, जो माइनर डिटेल्स हैं ऑब्जेक्ट की, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, कि किसी इंस्ट्रूमेंट की कितनी रिजॉल्विंग पावर है कि वो किसी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को किस हद तक जो है वो बताता है। ठीक है, तो अब जो एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारे पास जो है वो लिमिटेड होती है क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि ऐसे आप देखिए, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है दो लाइटों की, ठीक है, कार के दो लाइटों की, ये क्या है, ये क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनके लिए हमारे पास जो एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये डिस्टिंग्विश्ड होती है, ये लिमिटेड होती है। उसकी वजह ये है वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या वजह उसकी? वेव नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट भी करती है, लाइट जो है वो इंटरफेयर भी करती है, लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है, ठीक है, राइट रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये सारी जो वजूहात हैं इसकी वजह क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट। तो जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is limited or distinguished। ये लिमिटेड होती है या डिस्टिंग्विश्ड होती है, ठीक है, बिटवीन क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स, क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए, because of wave nature of light, वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि लाइट डायफ्रैक्ट भी करेगी, इंटरफेयर भी करेगी, रिफ्लेक्ट भी होगी और रेयरफ्रैक्ट भी होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं, सच एज डिस्टेंट स्टार्स हैं, दो हमारे पास नॉन कोहेरेंट, यानी कि वो जो स्टार्स हैं वो नॉन कोहेरेंट है, उनके अंदर से जो लाइट निकल रही है वो कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, सपोज टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट such as distant stars, दूर कोई स्टार्स, सितारे आप कंसिडर करते हैं, ये दूर कोई सितारे हैं, ये चमक रहे हैं, ठीक है, और हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो स्टार्स हैं इनकी जो लाइट है वो पास करती है किसी स्लिट के अंदर से। तो जब वो पास करिए किसी स्लिट के अंदर से, तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमें स्लिट के वेरियर पास से गुजरने के बाद स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ब्राइट फ्रिंज जो है वो सराउंड होगी बाय डार्क और ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस पैटर्न तो नहीं बन रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बन रहा होगा। ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब यह है कि आपके पास सेंट्रल इमेज जो है वो ब्राइट होगा और उसकी सराउंडिंग के अंदर हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा की फ्रिंजेस होंगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगी। यानी कि इस केस में जब अब हमारे पास नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की लाइट किसी स्लिट में से पास करेगी तो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व होगा इंस्टेड ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। और आपको इस बात का पता है कि एक्चुअली डायफ्रैक्शन भी क्या होती है, दैट इज द लिमिटिंग केस ऑफ इंटरफेरेंस।
ठीक है, ये भी क्या है, ये लिमिटिंग केस ऑफ इंटरफेरेंस है। तो प्योर आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगी, हाँ आपको वहां पर डायफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व होगी। अच्छा, अब अगर ये जो सोर्सेज हैं ये बहुत आप डिस्टेंस के ऊपर हैं तो इनके इमेज जो हैं उनको आपने अगर डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। अब ये स्टार्स हैं, अब एक बंदा जो है उनको ज़मीन से देख रहा है, दो स्टार्स हैं ऊपर, वो चमक रहे हैं, नॉन कोहेरेंट लाइट जो है वो उनके अंदर से निकल रही है, ठीक है। क्या कौन सी लाइट निकल रही है, नॉन कोहेरेंट लाइट निकल रही है। अब एक बंदा नीचे से देख रहा है, अब वो नीचे से जब देख रहा था वो दो स्टार्स को दो नहीं नजर आ रहे, वो उसको दो स्टार जो है वो एक स्टार नजर आ रहा है ड्यू टू द डायफ्रैक्शन पैटर्न। और दूसरा ये है कि उसकी आई की रिजॉल्विंग पावर, यानी कि उसकी आई की एबिलिटी, उसकी आई के लेंस की जो एबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये जो दो सोर्सेज हैं इनकी माइनर डिटेल्स को रिजॉल्व कर सके। लिहाजा वो कहेगा कि नहीं ये दो स्टार्स नहीं है, ये एक स्टार है। साथ उसका एक दोस्त खड़ा हुआ कहता है कि यार ये दूरबीन लगा के ना तुम इसको चेक करो, ठीक है। अब वो दूरबीन लगा के जब देते तो वो कहता हाँ ये तो दो स्टार्स तो नहीं थे, एक स्टार तो नहीं था, ये तो दो स्टार्स थे, ठीक है। इसका मतलब है कि जब उसने दूरबीन लगाई है तो उसकी एबिलिटी जो रिजॉल्विंग पावर है उसके लेंस की वो इंक्रीज हो गई है और वो दो जो हमारे पास सोर्सेस हैं उनके अंदर डिस्टिंग्विश जो है वो करने लग पड़ा। तो जो जब हम दो इमेजेस को रिजॉल्व कर लें तो यहां पर हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेलेजन क्राइटेरिया, कि सेंट्रल मैक्सिमम होता है जो एक इमेज का वो फॉल करता है ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ एन अदर इमेज, ठीक है जी। रेलेजन क्राइटेरिया क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम है एक इमेज का वो फॉल करता है ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द एन अदर इमेज, और ये इमेज जो होते हैं इनको हम कहते हैं दे आर जस्ट टू बी रिजॉल्व्ड। यानी कि जब ये वाली सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो हम वो जो इमेजेस हैं उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी पहले मैं इसकी रिलीजन क्राइटेरिया जो इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ज़रा कंसेप्चुअली जो है वो देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो आप देखें कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन क्राइटेरिया रिलीजन जो क्राइटेरियन है इसके मुताबिक जब सेंट्रल मैक्सिमम जो है व्हेन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन इमेज falls on the first minimum of an other image, ठीक है। जब हमारे पास जो है फर्स्ट मिनिमम सेंट्रल जो है मैक्सिमम एक इमेज का फॉल करता है फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर इमेज, तो द इमेजेस आर सेट टू बी रिजॉल्व्ड। इसका मतलब है कि इमेजेस जो है वो रिजॉल्व्ड हो गए हैं। रिजॉल्व्ड का मतलब यह है कि आप उनकी माइनर डिटेल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये बता पा रहे हैं कि ये एक इमेज नहीं बन रहा, ये दो इमेजेस जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो बुक के अंदर अगर आप खोलें तो आपको एक फिगर 8 जो है वो नज़र आएगी। वो फिगर 8 जो है वो शो कर रही है हमारे पास ये डिस्टेंस स्टार्स जो हैं उनको। इसमें एक फिगर ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो आप देखें कि जो फिगर ए है उसके अंदर वो जो डिस्टेंस स्टार्स हैं हमारे पास
ये हमारे पास ए फिगर है, इसके अंदर आप देखें तो इसमें बहुत कम जो है वो डिफरेंस जो है वो नज़र हमारे पास आ रहा है। यहां पर क्या कि स्टार्स, इस फिगर में स्टार्स आर सो क्लोज, ये एक दूसरे के बहुत जो है वो स्टार्स करीब हैं। तो इनके जो हमारे पास इमेजेस हैं ये हमें बहुत मुश्किल हो रही है इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देयर इमेजेस। तो इनके इमेजेस जो हैं इनको डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप देखें कि फिगर बी जो है, इस फिगर बी के अंदर हमारे पास थोड़ा सा स्टार्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और इनके इमेज जो है वो जस्ट रिजॉल्व हो रहे हैं, देयर इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व्ड। जस्ट रिजॉल्व्ड का मतलब है कि को बड़ी अच्छी तरह नहीं, बस आप ये कह पा रहे हैं कि हाँ जी कि ये दो जो है ये हमारे पास स्टार्स हैं, आप ये कह पा रहे हैं इस फिगर बी के अंदर। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो तीसरी फिगर है, तीसरी फिगर्स के अंदर जो है वो सी फिगर जो है उसमें स्टार्स जो हैं उनके दरमियान में नुमायां डिस्टेंस है, ठीक है। एक जो है वो स्टार यूं है और दूसरा स्टार यूं है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये फिगर सी के अंदर ये डिस्टिंग्विशेबल, और इनका इमेज जो है दे आर वेल रिजॉल्व्ड, देयर इमेज इज वेल रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास अब रेले क्राइटेरियन है, हमने ये फाइंड किया कि जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होती है जो सबटेंड करती है बाय द सोर्स एट द स्लिट फॉर द इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व्ड, ठीक है, जिसके लिए इमेजेस जो हैं वो जस्ट रिजॉल्व होते हैं। जस्ट रिजॉल्व का मतलब है कि आप उन इमेजेस के अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश जो है वो कर पाते हैं। तो जो फर्स्ट मिनिमम है इन ए सिंगल स्ट्रिक्ट डायफ्रैक्शन पैटर्न, तो वो जो फर्स्ट मिनिमम है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में वो किस एंगल पे अकर करता है, वो एंगल पे अकर करता है साइन ऑफ थीटा लैम्डा ओवर ए, और ए यहां पर क्या है, ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, ये स्लिट की हमारे पास विड्थ है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द सोर्स, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ द सोर्स, सोर्स की जो लाइट है ये उसकी हमारे पास वेवलेंथ है। तो जो अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करें डायफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर का, तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉनहोफर कंडीशंस फर्स्ट मिनिमम जो है हमारे पास अकर कर रहा है एट द सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय, अच्छा अब ये हमारे पास ना दो किस्म की डायफ्रैक्शंस होती हैं, एक को हम फ्रॉनहोफर कहते हैं और एक को हम फ्रेजनल डायफ्रैक्शन जो है वो कहते हैं, ठीक है। वो आपके कोर्स में यहाँ पर उसने कहा कि इन्होंने ये एफएससी में पढ़ ली होगी। तो अगर फार से दूर से आप किसी ऑब्जेक्ट की डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, और अगर करीब से आप डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको फ्रेजनल डायफ्रैक्शन का नाम जो है वो हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चूंकि हम फार से बहुत दूर से ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास डायफ्रैक्शन हो रही है वो हमारे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन हो रही है। और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन जो है इसके लिए फर्स्ट मिनिमम की जो कंडीशन है हमारे पास, द कंडीशन फॉर द फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम का मतलब है पहली डार्क फ्रिंज,
फर्स्ट मिनिमम मींस फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। डी जो है ये डायामीटर है, डायामीटर ऑफ अपर्चर। अपर्चर क्या है हमारे पास, सर्कुलर बाउंड्री। हमें पता है कि जो लेंस होता है उसकी बाउंड्री जो होती है वो सर्कुलर बाउंड्री होती है। तो ये हमारे पास जो है साइन ऑफ थीटा लैम्डा ओवर डी, ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, एंगल के लिए। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम एंगुलर सेपरेशन जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में उनको रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन का मतलब है कि दो जो हमारे पास एंगुलर इमेजेस बन रहे हैं उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। एंगुलर सेपरेशन क्या कि दो जो हमारे पास, ठीक है, दो इमेजेस जो एंगुलर इमेजेस बन रहे हैं उनके दरमियान में कितनी सेपरेशन हमारे पास है, वो कितने फासले पर हैं, वो कितना एक दूसरे से सेपरेट है। तो एंगुलर सेपरेशन, जारी बात है एंगुलर सेपरेशन है तो ये सेपरेशन भी हमारे पास एंगल से होगी, क्योंकि एंगुलर एंगल की बात हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा आर, ये जो एंगुलर सेपरेशन है ये हमारे पास साइन इनवर्स, ठीक है, 1.22 लैम्डा ओवर डी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहां पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाई है पहले इसके ऊपर, ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। आपने जब इसके ऊपर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाई है तो साइन ऑफ थीटा को मैं थीटा कह सकता हूं, और ये थीटा जो है एक्चुअली क्या है, ये थीटा आर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा साइन थीटा आर इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी, और यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा आर साइन इनवर्स 1.22 लैम्डा ओवर डी। ये हमने यहां पर स्मॉल डी इसको कहा हुआ है, तो हम स्मॉल डी ही इसको लेके चलेंगे। ये चीज़ जो है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो चूंकि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में हम सिंपली कहेंगे कि थीटा आर जो है ये हमारे पास 1.22 लैम्डा ओवर डी के बराबर है। दिस इज द फार्मूला फॉर रेले क्राइटेरिया, ठीक है। और ये एंगल जो है ये आप मेजर करते हैं किसमें, रेडियंस के अंदर इस एंगल को आप मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम जो रेले क्राइटेरिया है इसको यूज करते हुए जो एंगुलर सेपरेशन है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर एंगुलर सेपरेशन ऑब्जेक्ट के दरमियान में ग्रेटर देन थीटा आर हो तो ऑब्जेक्ट्स आर रिजॉल्व, और रिवर्स कंडीशन में वी कैन नॉट रिजॉल्व, ठीक है। अगर एंगुलर सेपरेशन जो है इस मिनिमम सेपरेशन थीटा आर जो है, यानी कि ये हमारे पास जो है ये मिनिमम कंडीशन है थीटा आर की, यानी कि थीटा आर वो सेपरेशन है कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर थीटा जो है वो ग्रेटर हो थीटा आर से, ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर थीटा लेस देन थीटा आर से होगा तो द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड। तो इस केस में ऑब्जेक्ट्स जब रिजॉल्व, यानी कि थीटा आर क्या है, रिलेशन का ये मिनिमम एंगल है। थीटा आर क्या है, ये मिनिमम एंगल है, ये मिनिमम कंडीशन है कि जिसके ऊपर कोई दो, अगर इतना एंगल होगा, ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, डायामीटर निकालने लेंस का, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो यूज करो, और 1.22, ये 1.22 जो है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर जो कांस्टेंट आ रहा है ये वो है।
इसके अंदर पुट करें तो आपके पास मिनिमम एंगल निकल आएगा, ठीक है, किसी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट और डायामीटर के। आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए एंगल का कितना एंगलर सेपरेशन जो है वो लेंस की चाहिए। तो ये बड़ी सिंपली हमें जो रेलेजन क्राइटेरिया, इस रेले क्राइटेरिया से हम किसी भी लेंस की जो रिजॉल्विंग पावर है कि वो किस हद तक दो इमेजेस को रिजॉल्व कर सकता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्मॉल एंगुलर सेपरेशन हो, तो हमें जो सेंट्रल डार्क फ्रिंज है डायफ्रैक्शन पैटर्न की, उसको स्मॉल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल करना पड़ता है, सो दैट कि ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं जब हम लाइट यूज़ करें शॉर्टर वेवलेंथ की और हम इंक्रीज करें डायामीटर ऑफ द लेंस, ठीक है। ये इस फार्मूले से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आप वेवलेंथ को शॉर्ट करेंगे और डायामीटर को इंक्रीज करेंगे, देखें ना यहाँ से थीटा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और थीटा आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के। तो अगर d को बढ़ाएंगे तो थीटा आर कम होगा, अगर d को कम करेंगे तो थीटा आर बढ़ेगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो थीटा आर भी इंक्रीज होगा, और अगर वेवलेंथ को कम करेंगे तो थीटा आर जो है वो कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल डार्क फ्रिंज जो है वो स्मॉल हो जाए, ठीक है, सेंट्रल डार्क फ्रिंज शुड बी स्मॉल, ठीक है। सेंट्रल डार्क फ्रिंज शुड बी स्मॉल। अगर सेंट्रल डार्क फ्रिंज जो है वो हम चाहते हैं कि ये स्मॉल हो, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, यूज द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ऐसी लाइट यूज करें जिसकी वेवलेंथ कम हो। और नंबर 2, इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द लेंस, और डायामीटर जो है लेंस का उसको इंक्रीज करें। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बड़े दूर, ये जो सितारे सितारे होते हैं, हम इनके लिए ऐसे लेंसेज यूज़ करते हैं कि जिनका डायामीटर जो है वो लार्ज होता है। तो चूंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देती है इन द माइक्रोस्कोप, ठीक है, या टेलीस्कोप्स जो होती हैं। हमारे पास चूंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, सो इट रिड्यूसेस, इसे रिड्यूस कर देती है डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर के अंदर एक्चुअली जो ट्रबल आ रही होती है, ठीक है, कि हम क्यों नहीं बाद दफ़ा कुछ लेंसेज की मदद से जो है वो इमेज को क्लियरली देख पाते या रिजॉल्व कर पाते, उसकी वजह रेलेजन क्राइटेरिया। ये जो रेले क्राइटेरिया ये है कि आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए थीटा आर एंगल चाहिए। ये एंगल अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का होगा, और ये एंगल कब आपका अच्छा एंगल होगा? उस वक्त जब वेवलेंथ ऑफ लाइट शॉर्ट होगी और डायामीटर ऑफ द लेंस जो है वो लार्ज होगा। अगर आप इस तरह का यूज करेंगे तो इसकी मदद से हम डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स जो हैं, एक्चुअली इमेज जो ब्लरड होता है या इमेज जो आपको साफ
नहीं दिखाई देता। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि डायफ्रैक्शन हो रही होती है। जारी बात है, लाइट जो है वो पढ़ के जो पार्टिकल्स एयर के अंदर मौजूद होते हैं उनकी वजह से डायफ्रैक्ट हो रही होती है, और डायफ्रैक्ट होने की वजह से एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा होता है जो कि इमेजेस को ब्लर्ड कर रहा था। तो रेले क्राइटेरिया जो है ये बड़ा सिंपल है, इसकी मदद से आप किसी भी लेंस की जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है, डायफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। अब कल जो है वो फिर हम शुरू करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, कल से उम्मीद है कि छुट्टियां हो जाएंगी, तो मैंने आपको टाइमिंग्स जो हैं वो बता दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने उस टाइमिंग के मुताबिक जो है वो क्लास हुआ करेगी। यानी कि कल जो क्लास है अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कॉलेज की तरफ से तो कल क्लास जो है वो आपकी सुबह 9 बजे होगी। बहरहाल अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। हम कोई छुट्टियां नहीं करेंगे, ये रेगुलरली क्लासेस जो हैं ये आपकी चलती रहेंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अगली क्लास पढ़ानी है, टॉपिक मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। अभी आप 1 मिनट ऑनलाइन रहिएगा। जी वालेकुम सलाम। सर ये फर्स्ट सेमेस्टर में इसका वेव्स एंड ऑसिलेशन का कितने चैप्टर करने हैं हमने? आपका एक और चैप्टर रह गया अभी, पोलराइजेशन का। मतलब 7 चैप्टर करने हैं? हाँ जी, ये अभी डायफ्रैक्शन का चल रहा है, इसके बाद एक और है पोलराइजेशन का, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ हाँ, हमने पूरा कोर्स पढ़ना था। वालेकुम सलाम जी। सर ये मिड टर्म का कितना सिलेबस होगा उसके? यार मिड टर्म जब आएगा ना तो उसका डिसाइड कर लेंगे, आप मिड टर्म की फिक्र ना करें, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है ना वो तवज्जो दें, ठीक है। मिड टर्म इज़ नॉट अ इशू, इशू इज़ दैट के आप चीज़ें जो है उनको लर्न करें और सीखें, ठीक है। नंबरों की आपने फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मार्क्स की फिक्र नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो, चीज़ें सीखो है। वो मिड टर्म जब कॉलेज कहेगा कि मिड टर्म लेना है तो ठीक है ना, तो मैं आप सब के साथ मुशावरत करके जिस तरह आप कहेंगे उसके मुताबिक कोर्स रखेंगे। लेकिन अभी कॉलेज ने क्योंकि छुट्टियां हैं और गवर्नमेंट का टिल अभी कोई प्रोग्राम नहीं है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ खोलने का, मे बी के वो मार्च में खोलें, तो जब कोई डेट आएगी तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़।